Good morning, class. A very warm welcome to a new session again. And today, again, we'll be continuing the art of Ajanta. And today, we'll be doing characteristics of Ajanta paintings. So, let's start with it. Characteristics of Ajanta. Ajanta painting became world famous due to the following characteristics. First one characteristic is linear beauty. The line drawing of Ajanta is the most important aspect of painting. Expression of emotion through lines is the specialty of Ajanta paintings. The lines are powerful, flexible in nature. The lines are thick, forceful, full of energy at one place, and thin and rhythmic at the other, according to the requirement. The pressure applied on the brush created the desired effect. Body color was merged with the outer line, creating an effect of volume. The shades of line also vary from Indian red to dark brown and then black. As they had very much limitation in colors during those times, so they used outline only as a resource to give a figure a proper shape and enhance its visual quality. सो व्हाट दे डिड, लाइंस को कहीं थिन मतलब पतला या कहीं मोटा मतलब बोल्ड करके आउटलाइन की है उन्होंने चीज़ों की, जिससे क्या हुआ कि जो उनकी क्वालिटी है वो इन्हेंस हुई और एक वॉल्यूम आया फिगर्स में। और इसके साथ साथ उन्होंने जो कंटूरिंग की बॉडी की उसके लिए उन्होंने कलर भी तीन तरह से यूज़ किए। कहीं कहीं इंडियन रेड कलर जो थोड़ी सी ब्राउन टिंज पर होता है, और कहीं डार्क ब्राउन, और फिर उसके ऊपर ब्लैक। जब ये इंडियन रेड और ब्राउन कलर लगाते थे तो उसको जो बेसिक कलर लगाया होता था स्किन का या कुछ ऐसे, उसको हल्का सा उसमें ब्लेंड कर देते थे। उससे क्या होता था, थोड़ी शेडिंग खुद ब खुद ही आ जाती थी। तो it depended upon the figures and drawings which one outline they would use, and many a times there are all these three colors are used. Linear beauty जैसे कि इसके नाम से क्लियर हो रहा है, वो जो लाइन की क्वालिटी हो, लीनियर वर्ड लाइन से लिया गया, सो उसकी जो लाइन क्वालिटी है वो रिमार्केबल है एंड इट मेक्स अजंता पेंटिंग स्टैंड आउट amongst all the paintings done in caves. Bhav, the expression of sentiment. The expression of bhav or mood is the very soul of Ajanta art. For example, in Gaj Jatka story, the expression of feelings by animals has been depicted in the affectionate union of elephants. Other human emotions like shyness, fear, sorrow, compassion, peace, merriment, humor, friendship, anger, hate, strain, beauty, worship, request, and restlessness have been very successfully depicted in Ajanta art. As we have studied one aspect of it कि वो linear beauty है, उसमें लाइन की क्वालिटी बहुत अच्छी है जिससे कि फिगर्स को बड़े अच्छे से एक्सप्रेस किया गया। उस अब इन जो पेंटिंग्स हैं इनमें भाव, एक्सप्रेशन ऑफ सेंटिमेंट भी बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया। तो जो एक्सप्रेशन है वो हर तरह का जो भावना है, एक जो ह्यूमन इमोशंस होते हैं वो सारे के सारे छदांत का जातका स्टोरी में दिखाए गए हैं। गजा जातका स्टोरी और छदांत का इज़ द सेम थिंग। गजा माने हाथी, जातका माने उनके प्रीवियस जन्मों से रिलेटेड गौतम बुद्ध के स्टोरीज़। तो छदांतका में क्या था कि एक हाथी था, 6 दांत थे उसके, 6 के 6 दांतों में एक अजब सी डिवाइन चमक थी। मतलब देयर वॉज अ डिवाइन पावर इन दैट वन एलिफेंट। एलिफेंट का रंग सफ़ेद था, उसकी 2 रानियाँ थी, और उसका जो बाकी के हाथी थे उसकी टीम में काफ़ी सब उसको बहुत अच्छा मानते थे। बट उसकी एक रानी को दूसरी रानी से जेलसी हो गई। उसको लगा कि वो छदांत का ज़्यादा ध्यान दूसरी रानी पर देते हैं, तो उस रानी ने क्या किया, खुद को स्टार्व करा, भूखा रखा और वो मर गई। मरने से पहले उसने ये श्राप दिया कि मैं इस चीज़ का बदला लूँगी, आई विल टेक रिवेंज ऑफ दिस। तो वो जब उसने अपना को ख़त्म कर लिया तो उसका दूसरा जो जन्म हुआ एक राजकुमारी के रूप में हुआ। जब राजकुमारी की शादी होती है तो किसी राजा से, तो वो
उसके सामने शर्त रख देती है कि आई विल नॉट हैव फूड अनटिल और अनलेस यू ब्रिंग द छह दांत हाथी के 6 टस्क वाला हाथी मुझे ला कर दो, मुझे उसी के दांत चाहिए। आपको ये बात यहाँ याद रखनी है कि जब भी हाथी के दांत निकालने हो तो उसको मारना पड़ता है। तब राजा ने मुनादी करवा दी कि जो भी जाके छदांत का के दांत लाएगा तो उसको बहुत बड़ा पुरस्कार दिया जाएगा। तो बड़े जो अखेटक शिकारी होते हैं वो जाते हैं, ढूंढते हैं हाथी ढूंढने के लिए। तो एक को कहीं छदांतका का आइडिया होता है कि वो किस वन में रहता है। वो अखेटक वहाँ पहुँचता है, छदांतका को मारने की कोशिश करता है और उसके दांत रिमूव करने की कोशिश करता है। जो उससे हो नहीं पाता, छदांतका उसको कहता है कि तू मेरे दांत क्यों लेना चाह रहा है, मार तो तूने मुझे दिया ही है, तो ये तुमसे नहीं निकल पाएंगे। तो वो कहता कि मुझे ये चाहिए, मेरा घर कैसे चलेगा। तो छदांतका अपने वो 6 के 6 दांत अपने ही आप रिमूव करके उसको दे देता है, बोलता है जा ले जा। क्योंकि यहाँ पर छदांतका को आभास हो जाता है कि ये क्यों आया है और इसको वो किसने भेजा है। वो छदांतका से दांत लेकर शिकारी जाता है महल में राजा देखता है दांत और दांत रानी के पास भिजवा देता है और उसको प्राइज़ देके वापस भेज देता है। रानी जब छदांतका के दांत देखती है तो शी रिकॉल्स एवरीथिंग, उसको सब कुछ याद आ जाता है कि उसने कैसे जेलसी करके अपने ही हस्बैंड के साथ इतना बड़ा अन्याय कर दिया है और उसके दांत मंगवाए हैं उसने। तो दांत निकालने का मतलब ही है कि हाथी को मार दिया गया होगा। तो जब वो देखती है 6 दांत निकले हुए सामने उसके पड़े हुए हैं तो वो उसको बड़ा रिमोर्स होता है, बड़ा पछतावा होता है और फिर वो इसी में अपने प्राण का त्याग कर देती है। तो ये सारे सेंटिमेंट्स इसमें कवर होते हैं, फियर, सॉरो, कंपैशन, पीस, सब कुछ इसमें दिखाई देता है। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा एक्सप्रेसिव पेंटिंग मानी जाती है। ये जो जितना मैंने आपको एपिसोड सुनाया है ये सारा छोटे छोटे पार्ट्स में पेंटिंग के रूप में इट इज़ पेंटेड ओवर दैट। नाउ नेक्स्ट इज symbolic painting. Elephants, lotuses, creepers and wild apples have been painted as the symbols of the well-being. It is believed that Lord Buddha was an elephant in one of his past lives as described in Jataka stories. देखो सिम्बॉलिक पेंटिंग्स ही हैं। हमने अभी छदांतका जातका की स्टोरी सुनी, तो छदांतका जातका इट इज़ ऑल्सो रिकारनेशन ऑफ लॉर्ड बुद्धा एज एन एलिफेंट। तो ये सिंबॉलिक है कि एक सिंबॉलिक वे से लॉर्ड बुद्धा के पुराने जीवन को, पिछले जीवन को रिप्रेजेंट किया गया। तो ये जातका स्टोरीज़ में हमें क्लियरली पता चलता है कि वो सिंबॉलिक है, एक तरह से वो हिंट करती हैं गौतम बुद्ध के जीवन पे। बॉडी फॉर्म्स इंस्पायर्ड बाय द पोइट्री लिटरेरी एक्सप्रेशंस। अब बॉडी फॉर्म्स इंस्पायर्ड बाय पोइट्री एंड लिटरेरी एक्सप्रेशंस का मतलब है कि जो इनके पीछे, जो इन स्टोरीज़ या इन पेंटिंग्स के पीछे जो इंस्पिरेशन है वो सारी या पोइट्री से ली गई है या लिटरेचर से ली गई है। द बॉडी फॉर्म्स यूज्ड आर थियोरेटिकल नॉट नेचुरलिस्टिक। जैसे थिएटर में हाइपोथेटिकली चीज़ों को डिस्क्राइब किया जाता है बहुत ही ग्रैंडर के साथ, वहाँ यहाँ पर भी वो वैसा ही है, बिल्कुल नेचुरलिस्टिक फॉर्म में नहीं है बॉडीज। द क्लासिकल इंडियन आर्टिस्ट डिड नॉट पेंट व्हाट दे सॉ बट यूज्ड पोएटिक इक्विवेलेंट्स। चीज़ों को एकदम से रियलिस्टिक वे से प्रेजेंट नहीं किया गया, उसको थोड़ा सा घुमाव फेर करके रिप्रेजेंट किया गया। वो एक तरह से पोइटिक डिस्क्रिप्शन के रूप में उनको प्रेजेंट किया गया। द पार्ट्स ऑफ द बॉडी शुड resemble and based on similes drawn from plant or animal life। जो प्लांट और एनिमल लाइफ वहाँ पे डिपिक्टेड है वो सारी रिजेंबल ज़रूर करती हैं बट उसकी डिस्क्रिप्शन बिल्कुल भी ओरिजिनल नेचुरल नहीं है। उसका जो मोटिव है वो एक डेकोरेटिव मोटिव है। sensuous lips and rifle like the parts of the body should resemble and based on similes drawn from the plant or animal life. Sensuous lips and ripe and full like the bimba fruit, fingers likened to be lotus petals, the hands and supple like flower buds, feet like leaves, palva. Thus the
shoulders of a figure should resemble the brow of an elephant. The arms would curve like creepers. The eyes might be fish shaped and the lips like birds. तो उनकी जो डिस्क्रिप्शन जो है, जैसे पोइटिक डिस्क्रिप्शंस होती है कि कमल नयनी भी कमल जैसे नैनो वाली, तो वैसे ही पेंटिंग्स में भी ऐसे ही रिजेम्बलेंस यूज़ की है। जैसे आँखों को कमल की पत्तियों की तरह, या हाथों की उंगलियों को भी फ्लोरल पेटल्स की तरह बनाया गया है, एलोंगेटेड एंड ऊपर से बिल्कुल तिखी पिन पॉइंटेड हुई हुई। तो ये जो है बॉडी की, ह्यूमन बॉडी की वो जो डिस्क्रिप्शन है वो पोइटिक है। और जो ब्रोज हैं, आईब्रोज हैं, वो जैसे बॉडी ही तीर कमान जैसी आँखें, वैसा कुछ डिपिक्ट किया गया है। आर्म्स वुड कर्व लाइक क्रीपर्स, जैसे हमारी बेलें और वो होती हैं लताएं जो हमारे प्लांट्स हैं, तो उसी तरह बॉडी के जो कर्व्स हैं वैसे ही बल खाते हुए दिखाए गए हैं। आइज माइट बी फिश शेप्ड एंड द लिप्स लाइक बर्ड्स, जो आइज हैं वो फिश शेप्ड में दिखाई गई हैं और बर्ड्स की शेप में लिप्स को दिखाया गया। ठीक है, तो जो इंस्पिरेशन है इसके पीछे, सारे पेंटिंग्स के पीछे, वो पोइटिक है, पोइटिक या लिटरेचर बेस्ड। Continuous narration like a story. Fifth point is continuation narration like a story. Most of these masterpieces appear to be a part of continuous sequence of events where a story continues in the episodes on the walls of these caves. As there is nothing written in these paintings, so it was mandatory for the artist to continue like this way, that whole story comes in the form of pictures in front of the onlooker. So it is presented in such a way that there is no need of language to read all these stories or to comprehend all these stories. Mathematical techniques for correct drawing. The drawing skills used in the construction of forms, perspective, composition were surprisingly strictly controlled by mathematical techniques. A few texts that describe them are still available and used today in modified form by Tibetan artists. जो ये फॉर्म्स थी उनको डायरेक्टली वहाँ पर वॉल्स पे ड्रॉ करने के लिए और उनको करेक्ट रखने के लिए मैथमेटिकल्स जो टेक्निक्स थी और पर्सपेक्टिव था उसको यूज़ किया जा रहा था। और कुछ एक टेक्स्ट में इसके बारे में लिखा भी गया है, और अभी भी तिब्बतन आर्टिस्ट सेम टेक्निक ड्राइंग्स को करेक्ट करने के लिए और कंस्ट्रक्शन करने के लिए नई फॉर्म्स को और पीछे और आगे का डिफरेंस रखने के लिए यूज़ करते हैं। मेन फिगर लार्ज देन लाइफ फॉर द सेक ऑफ डोमिनेंस एंड एम्फेसिस. The artists of Ajanta have increased the size of their main character Buddha in various scenes. For example, mother and child before Buddha in cave number 17. Buddha is shown 5 times bigger than the normal figure. मेन फिगर्स जो थी, जो भी देवी देवताओं की या फिर जो भी रिलीजियस लीडर्स की या कुछ रिलीजियस मेन जैसे बुद्धा की ही हो, वो लार्जर देन लाइफ बनाई जाती थी। वो नॉर्मल नहीं, ह्यूमन बीइंग की फॉर्म में नहीं बनाए जाते थे, उनको लार्जर दिखाया जाता था ये दिखाने के लिए कि वो ह्यूमन बीइंग्स से डिफरेंट हैं। दोज आर आवर स्पिरिचुअल लीडर्स, एंड उनको फिगर्स को इम्पोर्टेंस देने के लिए भी मेरे ख्याल से वो ज़्यादा बड़ी उनको बनाते थे। इतना बड़ा कि ऑलमोस्ट एक ह्यूमन फिगर से 5 गुना बड़ा। इसका मतलब ये नहीं था कि उनकी हाइट वगैरह इतनी थी, जस्ट टू गिव देम undue importance. Women in idol form. Women of Ajanta are the art lovers' delight. The Ajanta artist has painted the whole range of women characters. तो जो मेन सब्जेक्ट ये रहा उनका कि वो जो लेडीज़ की ड्राइंग की हुई है वहाँ पर जितनी भी विमेन की, वो उनका फेवरेट थीम रहा। और उसमें लेडीज़ ऑफ कोर्ट, महल की रानियाँ, दासियाँ, डांसर्स एंड कॉमन विमेन ऑल्सो डूइंग देयर हाउस होल्ड कोर्स भी दिखाई गई हैं। The artist has succeeded in reproducing the soft roundness of their breast,
the curves of her hips, the turn of her head, and the gestures of her hand, and the slanting glances of her eyes. Mostly women are painted half nude, but there is no spark of obscenity. Moreover, they look graceful, gracious, divine. Many heroines of Ajanta are dark complexioned. Perhaps contemporary taste included black as an attractive complexion for skin. जो फीमेल बॉडीज़ हैं उनमें जो राउंडनेस और उनकी जो सेंशुअसनेस है वो मेंटेन करके रखी गई है, और जो कलर कॉम्प्लेक्शन उन लेडीज़ का दिखाया गया वो डार्क दिखाया गया है। मे बी उस इरा में डार्क को भी ब्यूटीफुल माना जाता रहा होगा। मैं ये नहीं कहती कि काला रंग बुरा होता है, ना मैं इससे एग्री करती हूँ। ब्लैक इज़ इन इट सेल्फ ब्यूटीफुल, बट in today's world people run after the white complexion, but that was not a part and parcel of that era. उस era में ये सब नहीं था. Decoration of ceilings. The ceilings of Janta caves are also very beautifully decorated. Animals, birds, lotus, gods and goddesses have been used in the lively decoration in spite of the limited means available to the artist. जो सीलिंग्स हैं वो उसकी केव की, वहाँ पर भी डेकोरेशन की गई है, और एनिमल्स, बर्ड्स, सारी फिगर्स, एनिमल्स, सारी तरह के एनिमल्स, बर्ड्स और गॉड एंड गॉडेसेस की फिगर्स को भी डेकोरेशन पर्पसेस के लिए वहाँ पर ड्रॉ करके पेंट किया गया है. Color scheme. The use of limited color in creating different color scheme is originality of Ajanta paintings. As I've told you, we had very limited color available in nature. अगर हम प्राइमरी कलर्स, आपको याद होंगे, प्राइमरी कलर्स तो सिर्फ 3 होते हैं. इसका मतलब बाकी के कलर्स हम लोगों को क्रिएट करने पड़ते हैं. तो जब रिसोर्सेज इतने लिमिटेड थे, डेफिनेटली कलर्स वर नॉट अवेलेबल. तो यहाँ पर जो आर्टिस्ट ने कलर्स क्रिएट किए हैं वो अपने हिसाब से मिक्स एंड मैच करके क्रिएट किए हैं. द होल पेंटिंग हैज़ बीन डन विद गेरू रडल. गेरू जो आपने देखा होगा, हनुमान जी की मूर्ति के ऊपर ऑरेंज कलर लगा होता है, उसको रडल बोलते हैं. नील ब्लू कलर, ये एज इट इज़ इंडिगो अवेलेबल होता है नेचर में. येलो रडल, जो रडल है उसमें और भी एक्चुअली वो 3 तरह का होता है. एक में ज़्यादा रेडिश टोन होती है, एक पीले रंग का होता है, एक ऑरेंज कलर का होता है. एंड चाक एंड लाइम. चाक इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ स्टोन. तो लाइम जो है, नींबू को भी वाइट कलर के तौर पे यूज़ किया जाता था, क्योंकि इसमें एसिडिक क्वालिटी होती है और वो वाइट का इफ़ेक्ट बहुत जल्दी देता है. इट मे ऑल्सो बी ऑब्जर्व्ड दैट various skin colors are used in paintings such as brown, yellowish brown, greenish, yellow ochre, etc., representing a multicolored population. Brown thick dark lines are used at curves and outlines. The brightness of color is retained after about 2000 years. देखिए 2000 साल के बाद भी इनका कलर, इनकी शीन मेंटेन्ड है. तो जो ये कलर्स हैं आप अगर देखें तो एज इट इज़ मेंटेन्ड है, और ये भी दिखाया गया है कि एक ही रंग के लोग नहीं थे, तो रंगों में भी वैरायटी शो की गई है. देयर वर पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्शंस. सो उसको दिखाने के लिए ब्राउन, येलो ब्राउन और कहीं मड कलर और ग्रीनिश टोन्स के भी यूज़ किया गया है. वैरायटी ऑफ लाइफ. डिवाइन एंड फिजिकल, रॉयल टू रगेड. All levels of society have been nicely depicted. Different aspects of life like drinking, playing, sleeping, makeup, etc. have been painted. Flying apsaras, Gandharvas are good examples of superhuman life. इसमें जीवन की बड़ी विभिन्न किस्मों को भी दिखाया गया है, और जो लाइफ है वो डिवाइन भी दिखाई गई है, और फिजिकलिटी भी दिखाई गई है, रॉयल भी दिखाए गए हैं, और गरीब भी दिखाए गए हैं. हर तरह के सोसाइटी के जो लेवल हैं बड़े ही खूबसूरत ढंग से डिपिक्ट किए गए हैं. हर तरह की जो एस्पेक्ट्स हैं लाइफ के, जैसे खाना पीना, सोना, खेलना, इवन के मेकअप तक, सब कुछ बहुत खूबसूरत तरीके से पेंट किया गया. फ्लाइंग अप्सरास बनाई गई हैं. जो अप्सरास होती हैं उन जो सुपर ह्यूमन लाइफ है, बहुत अच्छे तरीके से गंधर्वास और दीज अप्सरास के रूप में रिप्रेजेंट की गई हैं. हेयर स्टाइल्स, दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट. हेयर स्टाइल्स ऑल्सो दे हैव गिवन इम्पोर्टेंस टू
The Ajanta paintings show a great variety of dhamlias, hairstyles, and from the simplest to the most sophisticated. Short hairs, different types of buns, long hair hanging down on the backs is decorated with pearl strands and diverse gold jewelry. Out of hundreds, no two women have been shown with a similar hairstyle. देखिए इतनी ज़्यादा पेंटिंग्स बनाएगी भी किसी भी दो फीमेल से ज़्यादा के हेयर स्टाइल मैच नहीं करते. इसका मतलब अ वैरायटी ऑफ हेयर स्टाइल्स हैज़ बीन मेड. और बहुत खूबसूरत ढंग से उनके बालों में डेकोरेशन और करने के लिए सजाया भी गया है. कहीं कहीं तो पर्ल्स की मोतियों की लड़ियों से और कहीं कहीं गोल्ड की ज्वेलरी से उनके बालों को डेकोरेट किया गया है. Now, battle scenes. On one side, Ajanta artists have depicted the delicate sentiments of relaxation, relaxation, preaching, pity, and on the other hand, crude battle scenes have been depicted with same success. There is a battle scene in cave number 17 in which 300 faces can be seen with different war moods. In cave number in cave there is a bullfight also shown in one of the cave, and that is also quite lively. And इससे हमें ये भी पता चलता है कि वो कितने रिमार्केबली जो स्टडी करते थे इनकी एनिमल्स की, वो भी बहुत ही रिमार्केबल है और उन्हें बहुत ही अच्छे ढंग से शो किया गया है. जो हमारी केव नंबर 1 है उसमें बुल फाइट जो दिखाया, उसमें एनिमल बॉडी स्टडी बहुत ही रिमार्केबल है कि कैसे बुल्स की फ़ाइट में एनिमल्स की बॉडी एक दूसरे के साथ जब वो लड़ रहे हैं तो कैसे रिफ्लेक्ट हो रही है, तो वो बहुत अच्छे से दिखाया गया है. और जो वॉर सीन है उसमें देखिए 300 चेहरे दिखाए गए हैं, 300 मोर देन 300 चेहरे, जिसमें कि हर किसी के ऊपर वॉर के बाद जो एक्सप्रेशन है, वॉर के टाइम का जो एक्सप्रेशन है वो डिफरेंट है. इल्यूजन ऑफ डेप्थ. Illusion of depth is achieved by drawing lines to follow contours of the body and painting dots with the variations in the concentration of the dots. They have also executed tonal variation and avoided hard lines to create the desired volume. जो डेप्थ है पेंटिंग्स में, ताकि वो एक तरह से 2D से 3D का इफ़ेक्ट दे, वो आर्टिस्ट ने लाइन वर्क से और डॉट्स जिसको हम अब स्ट्रिपलिंग बोलते हैं उससे अचीव करने की कोशिश की है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो उसमें वेरिएशन ला सकें और उससे डिज़ायर्ड वॉल्यूम ऑफ द फिगर और उनमें मोटाई गोलाई अच्छे से आ सके. Now, the emotional depiction of birds and animals. Nowhere else in the world has ever been found such a beautiful depiction of birds and animals. Animals like horse, bull, deer, monkey, and lion, etc., have been lively and beautifully painted. Peacock, ducks, geese, etc., are among the birds painted here. In mural in cave number 10, some 50 elephants are painted in different poses, bringing out the skill of the artist in the handling these bulky forms in all perspective views with erected tails and raised trunks, depicting a sensed danger. अब सिर्फ इमोशंस जो हैं उन्होंने ह्यूमन बींग्स के नहीं दिखाए हैं, उन्होंने एनिमल्स और बर्ड्स की भी बहुत प्यारे तरीके से डिपिक्शन की है और वैरायटी बनाई है. बड़ी तरह के एनिमल्स बनाए हैं, जैसे मंकी, डियर, लायन और हॉर्स, बुल, एलिफेंट्स, सब बहुत ही लाइवली लगते हैं और बड़े ब्यूटीफुली पेंटेड हैं. फिर डक्स दिखाई हैं, पीकॉक्स दिखाए हैं, गीज दिखाए हैं, बर्ड्स की वैरायटी भी बहुत दिखाई है. और सब में एक तरह से बेस्ट जो कह रहे हैं कि एक कॉम्पोजिशन है वो केव नंबर 10 में है, जो गजरात का जैसी स्टोरी को डिपिक्ट करते हुए है. वहाँ पर एट लीस्ट 50 एलिफेंट्स का ग्रुप दिखाया गया है, जो कि एक स्किल आर्टिस्ट का हैंडलिंग ऑफ वर्क शो करता है कि कितने ब्यूटीफुली उसने इतनी बड़ी बड़ी फॉर्म्स को, वो भी 50 नंबर में बनाया, 50 में. तो बहुत अच्छा सा पर्सपेक्टिव सेट किया है
और जैसे हाथियों की जो पोजीशंस हैं वो भी बड़े ही डायनेमिक वे से उसने पोर्ट्रे की हैं. Portrayal of nature. Different types of trees like banana, peepal, mango, banyan, and palm have been painted in a rare artistic form. Trees, creepers, though painted with limited colors, show artist skill. The depiction of nature in landscapes make them real and full of life. अब जो ट्रीज़ वगैरह हैं, पीपल है, मैंगो है, बनियन है एंड पाम है, बड़े ही ब्यूटीफुली ढंग से और बड़े ही रेयर आर्टिस्टिक फॉर्म में बनाए गए हैं. और एक इतने लिमिटेड रिसोर्स में इतनी वैरायटी के पेड़ बनाना और उसमें सक्सेसफुल रहना, वो उस आर्टिस्ट की स्किल मास्टरी शो करती है जो उसके हाथ में थी, जिसने इतनी रियल लाइफ और फुल ऑफ लाइफ फिगर्स को और एनिमेशन को और इवन के हमारे पेड़ पौधों को भी लाइवली कर दिया. गारमेंट्स एंड ऑर्नामेंट्स. Ajanta is a treasure house to study contemporary fashion in textiles, jewelry, etc. One can understand the trend of that time by seeing the garments painted here. The imagination of the artist is creating novel designs of ornaments and garments is praiseworthy. No two figures can be found wearing the same design of ornaments. Women wear ear and finger rings, bangles, armlets, anklets, necklaces, belts, tiaras, headgear of various patterns that can challenge the goldsmiths of today. Mostly girls are wearing clothes up to the belt and there is wide variety in them. Mostly these clothes have been described for or decorated with the lines and stripes. अब गारमेंट्स एंड ऑर्नामेंट्स में बहुत वैरायटी है. जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, किसी भी जगह पर किसी भी लेडी के दो हेयर स्टाइल सेम नहीं है, दो से ज़्यादा लेडीज़ के हेयर स्टाइल सेम नहीं है. सेम वे से ज्वेलरी का भी यही है. ज्वेलरी भी किसी की भी मिलती नहीं है, इतनी वैरायटी से डिज़ाइनिंग की गई है. इसका मतलब है कि आज के गोल्डस्मिथ्स भी वहाँ से इंस्पिरेशन लेके डिज़ाइनिंग कर सकते हैं ज्वेलरी की. ज़्यादातर मैंने पहले भी आपको बताया था, फिगर्स आर मोस्टली न्यूड और फिर भी उनमें कोई भी वल्गैरिटी नहीं है. एक नॉर्मल सा आउटलुक दिया गया, उनमें कुछ भी वल्गैरिटी नहीं है और कुछ भी ऑब्सीन नहीं है. बड़े ही सोबर वे से ऐसी ह्यूमन बॉडीज़ की डिपिक्शन की गई है. और जो गर्ल्स हैं उनके ज़्यादातर क्लोथ्स बेल्ट तक ही हैं, अपर बॉडीज़ मोस्टली न्यूड. सो उनमें बहुत बड़ी वैरायटी है. जो उसके लोअर क्लोथ्स भी हैं, कहीं कहीं स्ट्राइप्स वाले क्लोथ्स हैं और वो एक रानी और मेड के कपड़ों में भी बहुत अच्छे ढंग से फ़र्क दिखाया गया. देयर इज़ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन वर्क between the clothes of a highly skilled or highly positioned queen or any other dignitary. With this I have finished with the characteristics. Soon we will be moving towards that. Only two works are there of this Ajanta art. We will be finishing off Ajanta art in next lecture, and if you have still any doubt regarding any of the topic, you may contact me, right? Via text. You can text me on my WhatsApp number, or you can drop a text over here down there. And I hope that you are able to understand everything. Otherwise lectures are made with this notion only that you will be able to understand it. I'm not using throughout the English words only, as I'm translating them in Hindi too, so that it may help you guys to learn in a better way. I hope that once you will comprehend the things, that will be easy to learn. So if you are comprehending, it is easy to learn. So within next lecture only are this chapter, that means 3 chapters will be done. And I let you know one more thing, that we will be starting our plus 2 book 2 in in this class only, right? So 3 chapters from the class 11th and 3 we will do from plus 2. I hope you are having nice time, staying home and staying safe. Thank you so much.